नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य को लेके। उसमें अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो 5 नंबर का चैप्टर है उसको लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनके जीवन परिचय को लेके हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सभी का वीडियो जो होगा, एक वीडियो में सभी जो अपने कवि रहते हैं कक्षा 10 के, उन सब का एक बढ़िया वाला वीडियो बना दूंगा। उसमें सारे उनका जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं, वो सारा याद आपको हो जाएगा। चलिए, शेखावाटी मिशन 100 के तहत हम ये चर्चा करें, हमारे गुरुजनों द्वारा बहुत अच्छा मैटर तैयार जो है वो किया गया है। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है, इनका जन्म जो है वो 1899 ईस्वी को बंगाल के महिषादल में होता है। और ये गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के ये मूल रूप से निवासी थे। और इनकी औपचारिक शिक्षा जो है वो कक्षा 9वीं तक के हुई है महिषादल में। ठीक है। भाषाएं इनको पता थी, संस्कृत के ये ज्ञाता थे, बांग्ला है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इन 4 भाषाओं का ज्ञान इन्हें था। संगीत और दर्शन शास्त्र के ये अच्छे ज्ञाता भी थे। और प्रभाव की मैं बात करूँ तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा थी, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और परिजनों की लगातार डेथ होने के कारण जीवन जो था इनका दुख और संघर्षों से भरा हुआ था। और साहित्य क्षेत्र में इन्होंने लगातार संघर्ष भी किया है और उनको सफलता भी मिली है। आगे देखिएगा, काव्य रचनाओं को लेके मैं बात करूँ तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कोकरमुत्ता है, नए पते इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अन्य विधाएं भी इन्होंने लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कुछ कविता संग्रह भी दिए गए हैं, जैसे वह तोड़ती पत्थर है, भिक्षुक है, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। प्रसिद्ध प्रासंगिक रचना की मैं बात करूँ तो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास से नए युग में जो है इनकी प्रासंगिक रचना मानी जाती है, जो वर्तमान में भी जो कि त्यों लागू रहती है। ठीक है। पत्नी की स्मृति में इन्होंने जो है वो जूही की कली लिखी थी। और पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर इन्होंने जो है सरोज स्मृति नाम से जो रचना है वो इन्होंने लिखी थी। और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो बताना है सरोज स्मृति। ठीक है। संपूर्ण साहित्य आपको मिलेगा निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में मिल जाएगा। और छायावाद के ये रुद्र या महेश भी कहे जाते हैं, ये थोड़ा सा इसका महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। चलिए, मुक्त छंद के प्रवर्तक जिसे आलोचकों ने खर छंद या केचुआ छंद भी कहकर पुकारा है, वो मुक्त छंद के प्रवर्तकों ने ऐसी बात इनके लिए कही है। आगे देखें तो शोषित है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक या पूंजीपति वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मतवाला पत्रिका के ये संपादक मंडल में भी शामिल रहे हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, वो भी आपको याद करनी है। काव्य की विशेषताओं को लेके हम बात करें तो दार्शनिकता है, विद्रोह की भावना है, क्रांति है, प्रेम है और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र आपको देखने को मिलेगा। मृत्यु सन 1961 को हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अति लघुतात्मक प्रश्न है। तो उत्साह रचना के लेखक अगर आपसे रचना क्या है, उत्साह रचना जो है वो एक आह्वान गीत है, याद रखना है। उत्साह किस कवि की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है, तो बादल को संबोधित किया गया है। फिर आगे है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित कालेश घुंघराले बाल कल्पना के से पाले में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अलंकार जो रहेगा, देखो घ वर्ण की आवर्ती है, अनुप्रास है। घेर घेर और ललित ललित में शब्दों की आवर्ती है, अर्थ समान है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कल्पना के से, यहाँ पे के से तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि बादलों को किसकी उपमा दी गई है, तो बच्चों की कल्पना की उपमा जो है वो बादलों को दी गई है, यानी बच्चों की कल्पना के समान जो है वो बादलों को बताया है। आगे देखें, कवि ने बादल के माध्यम से जीवन को किस रूप में देखा है, तो जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से इन्होंने देखा है। अगली इनकी जो कविता है, एक तो उत्साह थी, एक अट नहीं रही है। तो कविता का विषय क्या रहा है, अट नहीं रही का मुख्य विषय फागुन की मादकता को प्रकट करना। आगे है कि कवि के आंख हटाने पर भी क्या नहीं हटता है, तो फागुन की आभा जो है वो हट नहीं रही है। चलिए हम आगे बात करें। अगला प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रमुख अलंकार एक तो घर घर है, पर पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शोभाश्री में आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि मंद गंध कहाँ से आ रही है, तो मंद गंध जो है वो पुष्पमाला से आ रही है। अगला है कि बादल किसका प्रतीक है, बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं उत्साह कविता में से, कि उत्साह कविता में बादल की भूमिका के माध्यम से उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है,
तो दूसरी तरफ वही नए कल्पना व नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की जो चेतना है उसको संभव बनाने वाला भी बताया गया है। अगला प्रश्न है कि फागुन का क्या महत्व है? तो फागुन को रंग उड़ाता हुआ सभी के तन मन को, घर के कोने कोने को आकाश छूने के लिए अपने पंखों को खोल देने वाले फागुन का चित्रण किया गया है। इन फागुन मास में क्या होता है उसका महत्व आपको बताना है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है कि उत्साह कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप का उल्लेख करना है या उत्साह का आपको मूल प्रतिपाद्य लिखना है। दोनों प्रश्न सेम है, घबराइएगा नहीं देख के कि कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, देखिए, गर्जना करता हुआ, घनघोर गठाओं के साथ उड़ता हुआ, काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पनाओं का सा पाला हुआ, हृदय में बिजली की चमक सी आशा और उम्मीद जगाता, निराश मन को नवजीवन देता, वज्र रूपी दुखों को छिपाता हुआ, व्याकुल बेचैन मन और विश्व के भीषणतम गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा के किरण बन अज्ञात दिशा से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती को और संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। लंबा वाक्य है, याद नहीं रहे छोटा बना के लिख लीजिएगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, बादल को यहाँ पे गर्जना, घनघोर गर्जना करता हुआ, उड़ता हुआ बताया गया है। ऐसे आपको इस प्रकार वाक्य बना लेने हैं। ठीक है, बड़ा है ये थोड़ा सा। संसार को जीवन, प्रेरणा और नवीन जीवन प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक बादल को बताया गया है और इसके माध्यम से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश भी देखने को मिलता है। चलिए, हमारा जो यहाँ पे आगे रहेगा सह प्रसंग व्याख्या, इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिख रही होगी, कौन सी वाली है? बादल गरजो घेर घेर घोर घोर। इसका आपको सबसे पहले संदर्भ व प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या करनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं कहूँ तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अगले हमारे जो लेखक रहते हैं वो है नागार्जुन। नागार्जुन में टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है, सारे इंपॉर्टेंट है अपने लिए तो, लेकिन मोस्ट चीज़ें जो है वो यहाँ पे रहेंगी अपने लिए। तो देखिएगा, नागार्जुन का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी को सतलखा गांव, दरभंगा जिला है और बिहार में होता है। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। स्नेहपूर्वक लोग इन्हें बाबा कहकर पुकारा करते थे, याद रखना है। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा जाता था। हाँ, ढक्कन गाँव में भी कहते हैं ना, कहीं हाँ कहीं खे ही देखो, आदत तो है कहीं की ना, ढक्कन खे मतलब ज्ञान नहीं हुआ जकन का ढक्कन के। मैथिली में इन्होंने जो है यात्री उपनाम से लिखने का काम किया था। मतलब अंग्रेज सरकारी तो परेशान करती, तो इसलिए ये यात्री के उपनाम से लिखा करते थे। इन्हें घुमक्कड़ या अक्खड़ स्वभाव या व्यंग्य के धनी भी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर कहते थे। मोस्ट प्रश्न है, याद रख जो कि आधुनिक युग का कबीर किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, श्रीलंका में गए थे 1936 को, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसी के बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? नागार्जुन। चलिए, याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अध्ययन को लेकर मैं बात करूं, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला बनारस और कोलकाता में हुई। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी घुमक्कड़ प्रजाति का था, तो यात्रा की है। रचना क्रम का बात करूं तो युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ए की मोस्ट रचना ही जेकी थान याद रखनी। ठीक है, चलो, उपन्यास व अन्य विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है, बढ़िया वाला किया है, याद रखिएगा। संपूर्ण रचनाएं आपको नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 पुस्तकें हैं, 7 खंडों में आपको देखने को मिल जाएगी, याद रखना है। पुरस्कार भी मिले भाई, हाली नाव को नहीं है ना, माली नाव भाई। चलो, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिला है, उत्तर प्रदेश का भारतीय सम्मान, बिहार का राजेंद्र पुरस्कार इनको मिला हुआ है। कुछ इनाम मिले रहा थान भी मिला होगा। चलिए आगे देखिए, मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अनेक बार जेल गया, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत भाषाओं में लेखन कार्य किया। आपने कितने में किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायावादोत्तर युग में एक ये कवि माने जाते हैं। निधन इनका 1998 ईस्वी को हो जाता है। चलिए अभी हम बात करेंगे प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले छोटे वाले प्रश्न कि यह दंतुरित मुस्कान फसल कविता के रचनाकार का नाम बताना, तो नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान रचना में कवि ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया? एक छोटे से बच्चे की, बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि बालक की मुस्कान का क्या असर होता है, कवि के मतानुसार स्पष्ट करना है। तो मरे हुए को भी जीवित कर देने की क्षमता किसमें होती है? छोटे बच्चे की मुस्कान में होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे, चौथा प्रश्न है कि नन्हे बालक के स्पर्श से कौन से फूलों के झड़ने की कल्पना की गई है? तो शेफालिका के फूल, याद रखना भाई, शेफालिका के फूल। चलिए अगला प्रश्न है कि बालक किसे नहीं पहचान पाया? बालक अपने पिता नागार्जुन को नहीं पहचान पाया। माँ ने परिचय करवाया कि ये तेरा पिता है, वो बाप है, है ना। तो कभी बच्चे की मधुर दंतुरित मुस्कान को देखने का सौभाग्य किसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं? बच्चे की माँ के माध्यम से। माँ मनो तो बेरो कौन सा लेने की उनको बेटो है। ठीक है,
दंतुरित मुस्कान कविता में माँ के मधुपकर से क्या अभिप्राय है? देखो मधुपकर वह बच्चे के जीवन के लिए आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का मधुर जो है वात्सल्य प्रेम जिससे माँ बच्चे का लालन पालन करती है। वैसे मधुपर 5 प्रकार का है दूध काई काई व दही है ना थारा तो खायडा वाला सांकाई खायडा माखा भी खायडा याद बनी है बना। चलो 8वां प्रश्न है कि माँ के आंचल में छिपा बच्चा कवि को कैसे निहारता है? तो बीच बीच में तिरछी निगाह से कवि को देखता हुआ बच्चा आंख मिलाने पर मुस्कुरा देता है। मुस्कुराहट अब सारे मुस्कुरा चॉकलेट लाट देने से मुस्कुरा लेना। चलिए आगे प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि फसल को तैयार करने में किस जादू की बात कवि करते हैं? तो देखो ढेर सारी नदियों के पानी के जादू की बात यहाँ पर लेखक ने की है। आगे मैं बात करूँ किसका स्पर्श पाकर फसल खिलती है? देखो थाको हाथ लाग जाए फसल खिल जाए कि भारत के लाख लाख किसानों के करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा से फसल जो है वो खिलने लग जाती है। बस हाथ लगाना पड़े काटना पड़े ले नातलियार काट लीजिए होगा ना फसल आ रही है। किस गुण के कारण फसल हरी भरी नजर आती है भाई? हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुण धर्म के कारण फसल जो हरी भरी नजर आए थे सोचता ला पानी दिया हो रही है हरी भरी है ना। हाँ पानी दिए भी वह ध्यान रख जो। अगला है 12वां प्रश्न है कि फसल कविता का उद्देश्य स्पष्ट करना है। देखो हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट लाकर उसके अनुभवों से परिचित कराना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। मतलब खेती करबो सिखा रही है और क्यों को नहीं करवा रही। ठीक है चलिए अगले प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न छोटे वाले प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कि नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन ने किन शब्दों में किया है? देखो एक नन्हा बालक अपने दूधिया दांतों की मुस्कान बिखेर कर एकदम सुस्त व्यक्ति को भी मतलब मोटिवेट कर दे बच्चों ना। और उसके धूल मिट्टी से सने हुए गाल एकदम ऐसे प्रतीत होते हैं कि ऐसे किसी तालाब को छोड़कर झोपड़ी में कमल खिल रहे हो। और उसके स्पर्श मात्र से एक कठोर हृदय वाला जो व्यक्ति है ना थरजियान को ना पिघलाकर जल की भांति शीतल बना देता है। और बांस बबूल जैसे रूखे मन में भी बालक का स्पर्श कोमल से फालिका के फूलों की भांति वो झरने लगता है। मतलब मुलायम हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार फसल क्या है? देखो नदियों के पानी का जादू है बिल्कुल थरा था की भी महिमा है भाई। भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म भी है। सूर्य की किरणें भी काम में आती है भाई। और हवा की थिरकन भी उसमें है तो ये सारा इसमें याद करना है। चलो अगला प्रश्न है निबंधात्मक। देखो बढ़िया प्रश्न है दोनों ही कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदु के माध्यम से व्यक्त किया है? पहला है कि बच्चे की मुस्कान निर्जीव लोगों में भी डाल देती है। दूसरी बात मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमल जैसे प्रतीत होता है। मोटा मोटा गाल है ना समझ में आता है। चलिए मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला होता है। और मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसा नीरस और उदास हृदय से शेफालिका के पुष्पों की तरह उसमें कोमलता झरने लगती है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप बरकरार बेरो पाट जो बेरो पड़ जैसी तानी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? संदेश को ध्यान बेरो पड़ो कि दांतली परीक्षा जल्दी हो जाएगी तो घर का दांतली तो दे ही ला। ठीक है काना खुदावला। चलिए इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों की ओर जिसमें जिनके संयोग से फसल तैयार होती है। जल है वायु है मिट्टी है प्रकाश है मानव श्रम है ये सभी तत्व उसमें शामिल होते हैं। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी परिचित कराना चाहता है। और किसान के कठोर परिश्रम और योगदान से फसल तैयार होती है मतलब थारी मेहनत से उसी काम। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव और जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश भी देना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर आएगा परीक्षा में। ठीक है लावणी करवाऊँ काम गुण चला गो। चलिए सप्रसंग व्याख्या याद रखिएगा। धन्य है तू माँ भी तुम्हारी धन्य ये वाली सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। और हमारी कराई डी है पहली वह देख लीजिए सारी की सारी कराई डी है। ठीक है ये पढ़ लेना आप आराम से प्योज करके पढ़ लो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना कवि गिरजा कुमार माथुर जी रहेंगे। इसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है तब तक वेट कीजिएगा कल तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब मिलते हैं कल। थैंक यू।